हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स जो है नॉर्सेट 5 का जो प्री एग्ज़ाम है जो कि 17 सितंबर को होने वाला है, उसके लिए हम आज से एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, एमसीक्यू सीरीज़, जो कि पूरा नॉर्सेट प्री के ऊपर बेस्ड होगा। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल स्पेस। कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल स्पेस को हम क्या कहते हैं? तो फर्स्ट देखते हैं प्लूरल स्पेस होता क्या है। दिस इज लंग्स एंड दिस इज द कैविटी ऑफ लंग। तो ये जो सेक्शन है दिस इज पेराइटल प्लूरा एंड दिस वन जो इंटरनल सेक्शन है दिस इज विसरल प्लूरा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था? कलेक्शन ऑफ पस, दिस मीन्स इन प्लूरल कैविटी। तो ये जो स्पेस है दिस इज प्लूरल स्पेस और वी कैन कॉल दिस प्लूरल कैविटी। तो यहाँ पर जो है पस जो है फिल है, इन दिस एरिया पस इज फिल्ड। तो यही हमारा क्वेश्चन है कि हम उसको क्या कहते हैं। सो फर्स्ट इज प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन इज, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है पस, क्वेश्चन में पूछा गया है पस। अब प्लूरल इफ्यूजन के अंदर स्पेसिफाई नहीं होगा, इसके अंदर क्या है? कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, बट यहाँ पर किसी भी तरीके का स्पेसिफाई नहीं किया है क्लियर फ्लूइड है या पस फ्लूइड है या फिर किसी भी तरीके का। बट यहाँ हमसे क्वेश्चन में क्लियरली पूछा गया है कलेक्शन ऑफ पस। सो प्लूरेसी मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ thoracic regions. Emphysema means, okay, so what does emphysema means? Emphysema means air collected in pleural space. So collection of pus in pleural space will go for emphysema. The correct option is B. Collection of pus in pleural space is emphysema. Next question is frostbite occur when body temperature exposed to. frostbite क्या होता है, कब होता है? So what is frostbite? frostbite क्या होता है? cyanosis due to very cold exposure of temperature. बहुत कोल्ड जब टेम्परेचर का एक्सपोजर होता है तो वहाँ पर क्या है? साइनोसिस हो जाएगा और बॉडी जो है, व्हाट इज साइनोसिस? ब्लूइश डिस्कलरेशन। साइनोसिस इज ब्लूइश डिस्कलरेशन। तो साइनोसिस अकर ड्यू टू वेरी कोल्ड एक्सपोजर ऑफ टेम्परेचर। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? फ्रॉस्ट बाइट अकर व्हेन बॉडी टेम्परेचर एक्सपोज्ड हो। तो यहाँ मैंने बता दिया आपको वेरी कोल्ड टेम्परेचर। तो एक्सेसिव हीट इज नॉट द आंसर, टॉक्सिन्स इज नॉट द आंसर, मेटल इंजरी इज नॉट द आंसर। द आंसर इज कोल्ड टेम्परेचर. So the answer B is correct answer. Frostbite can occur when body temperature exposed to cold temperature. What is frostbite? Cyanosis due to very cold exposure of temperature. What is cyanosis? Bluish discoloration of the skin. Next question is severe type of hypersensitivity can cause. तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम में हाइपर सेंसिटिविटी से लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. तो लेट्स डिस्कस द हाइपर सेंसिटिविटी इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर.
हाइपर सेंसिटिविटी को हम देखते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी होता क्या है। तो हाइपर सेंसिटिविटी जो है हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो होता है ये अर्ली होता है, एंड टाइप 2 जो है ये डिले हाइपर सेंसिटिविटी होता है। टाइप 2 जो है ये हमारा डिले हाइपर सेंसिटिविटी होता है। तो टाइप 1 में जैसे हमारे क्या क्या आ जाते हैं, फर्स्ट जो है हमारा आता है एनाफाइलेक्टिक, एनाफाइलेक्टिक। सेकेंड इज साइटोटॉक्सिक। थर्ड वन इज इम्यून रिलेटेड। और ये जो है हमारा ये डिले है, तो इसके अंदर आता है हमारा टाइप 4, दैट इज डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, दैट इज डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। इसको आप याद कैसे करोगे, दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग, सो यू कैन रिमेंबर दिस विद एसिड। एसिड इज एनाफाइलेक्टिक, C is cytotoxic, I is immune and D is delayed. So what we see here, hypersensitivity। hypersensitivity जो है हमारे 2 टाइप के हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 को हम अर्ली भी कहते हैं एंड टाइप 2 को डिलेड कहते हैं। टाइप 1 के अंदर आएगा एनाफाइलेक्टिक, साइटोटॉक्सिक एंड इम्यून, एंड टाइप 4 के अंदर आएगा हमारा डिले। और इसको हम याद कैसे करेंगे, एसिड से। एसिड इज अ निमोनिक टू लर्न दी हाइपर सेंसिटिविटी। तो व्हाट इज आवर क्वेश्चन, सीवियर टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी कैन कॉज। तो व्हाट इज सेप्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक कॉज ड्यू टू एनी इन्फेक्शन in body, due to any infection in body. Neurogenic shock is related to nervous system. So hypersensitivity, the correct answer is option 1, anaphylactic shock is the correct answer. Severe type of sensitivity can cause anaphylactic shock. Now look at the next question. What is brachytherapy? Brachytherapy means what? So let's understand what is brachytherapy. Brachytherapy is a type of therapy which is used to treat cancer. Okay, it is a type of radiation therapy. It is a type of radiation therapy. तो रेडिएशन थेरेपी भी जो है वो हमारे 2 टाइप के होते हैं। तो रेडिएशन थेरेपी भी जो है ये हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला जो है वो है टेलीथेरेपी एंड द सेकंड वन इज ब्रेकीथेरेपी। टेलीथेरेपी एंड ब्रेकीथेरेपी। तो टेलीथेरेपी के अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर जो है रेडिएशंस जो है दूर से दिए जाते हैं। ओके, सपोज यहाँ पर पेशेंट है तो यहाँ से जो है रेडिएशंस का एक्सपोजर हो रहा है और जो रेडिएशंस यहाँ पे दूर से देते हैं। और ब्रेकीथेरेपी इज इंसर्टेड इन बॉडी। कोई भी जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, कोई भी जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसको हम बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं। सो व्हाट वी सी, रेडियो एक्टिव मटेरियल इंसर्टेड इन दी बॉडी। मोस्टली कहाँ से केसेस में देखते हैं, मोस्टली जो है हम
सर्वाइकल कैंसर वगैरह के केसेस में ये हमें देखने को मिलता है। सो व्हाट इज आवर क्वेश्चन? ब्रेकीथेरेपी। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, व्हाट इज ब्रेकीथेरेपी? इंसर्टेड इन बॉडी, ब्रेकीथेरेपी इंसर्टेड इन बॉडी। द सेम इज आवर क्वेश्चन, ब्रेकीथेरेपी। तो एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी, एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी इज टेलीथेरेपी। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी में क्या होता है, वेरियस क्लासेस ऑफ ड्रग, वेरियस क्लासेस ऑफ ड्रग्स गिवन टू ट्रीट दी कैंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज कीमोथेरेपी। रेडिएशन थेरेपी विद सर्जरी, द ऑप्शन इज रेडिएशन थेरेपी विद सर्जरी। तो हमने यहाँ पे देखा कि रेडिएशन थेरेपी के ही दो टाइप है, टेलीथेरेपी एंड ब्रेकीथेरेपी, टेलीथेरेपी एंड ब्रेकीथेरेपी। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है वो स्पेसिफाई कर रहा है कि आपको स्पेसिफिकली बताना है कि ब्रेकीथेरेपी का मतलब क्या होता है। तो एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी को तो हम टेलीथेरेपी बोलते, सो दिस इज नॉट द राइट आंसर। कीमोथेरेपी में ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर। रेडिएशन थेरेपी विद सर्जरी, सर्जरी का तो यहाँ पर कोई भी हमने डिस्कशन नहीं किया है। और रेडिएशन थेरेपी के टाइप ऑफ रेडिएंट एंड टेलीथेरेपी। So the correct option is internal radiation therapy. The answer third is correct option, the internal radiation therapy. What we see? First question जो है हमारा what? Collection of pus in pleural space. तो इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फाइमा। यहाँ पे इसको प्लूरल इफ्यूजन क्या है, फ्लूइड। एम्फाइसीमा क्या है, एयर। और ये क्या है, इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्निएशन ऑफ अपर बॉडी ऑफ स्टमक इन ईसोफेगस, herniation of upper body of stomach in esophagus. So let's see what is hernia. What is hernia? Protrusion of a part of organ, protrusion of a part of organ to the other cavity, to the other cavity, protrusion of part of organ to the other cavity. क्वेश्चन क्या है, herniation of upper part of stomach in esophagus. So let's see with the diagram. This is esophagus. Sorry, let's take a second slide. ये क्या है हमारा esophagus. This is stomach. This is diaphragm. अब हर्निएशन में क्या होगा, हर्निएशन ऑफ अपर बॉडी ऑफ स्टमक, दिस इज द अपर बॉडी, ये जो है हर्निएट हो जाएगा ईसोफेगस में। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन है, दिस सेक्शन विल हर्निएट। यहाँ पर ये डायफ्राम है, दिस इज डायफ्राम, और यहाँ से ये इस तरीके से हर्निएट हो जाएगा। सो व्हाट यू कैन सी,
द हर्निएशन ऑफ अपर स्टमक इनटू द ईसोफेगस। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि इसको क्या बोलते हैं? हर्निएशन, दिस इज एंट्रोसील, this is called hiatal hernia. Hiatal hernia is the correct option. Herniation of upper body of the stomach in esophagus is hiatal hernia. Next question. A person with BMI 28 is categorized as. A person with BMI 28 is categorized as. तो फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज BMI. BMI is body mass index. BMI is body mass index. सो BMI के अकॉर्डिंग जो है हमारा जो बॉडी जो है वो डिपेंड करेगी कि हम अंडरवेट आते हैं या ओवरवेट आते हैं, किस कैटेगरी में हम आते हैं. तो BMI का फॉर्मूला क्या है? BMI इज इक्वल्स टू वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर. BMI का हमारे ऑप्शन वो क्या है? वेट इन kg, यानी आपको जस्ट एग्जांपल, अगर 50 kg का कोई इंसान है तो वेट इन kg हमें 50 लेना है यहाँ पर. और हाइट इन मीटर स्क्वायर, यानी कि अगर उसकी हाइट है 1.5 मीटर है ना, 150 सेंटीमीटर अगर हाइट है तो 1.5 मीटर, तो हाइट इन मीटर स्क्वायर यानी 1.5 का स्क्वायर लेंगे. दिस मीन्स 50. 1.5 इंटू 1.5 एंड इसको हम जो है फर्दर सॉल्व आउट करेंगे. तो जो हमारा अगर रिजल्ट है 18.5 टू 24.9 इसके बीच आता है, दैट मीन्स दिस इज नॉर्मल BMI. दिस मीन्स दिस इज नॉर्मल BMI. अगर इससे लो आता है लेस देन 18.5, दिस मीन्स कि अंडरवेट. है ना. और अगर इससे ज़्यादा आता है मोर देन 24.9 मीन्स ओवरवेट. बट ओवरवेट की भी एक रेंज है, जैसे कि हमारा 25 टू 29.9 आता है तो है ओवरवेट. लेट मी टेक अ न्यू स्लाइड. देखिए नॉर्मल हम कब बोलेंगे? अगर 18.5 टू 24.9 तक है तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल. एंड लेस देन 18.5 है तो वी विल कॉल दिस अंडरवेट. ट्वेंटी 25 से लेके 29.9 तक है, दिस इज कॉल्ड ओवरवेट. एंड मोर देन 30 है तो वी विल कॉल ओबेसिटी. BMI बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और बच्चे अक्सर इसका फॉर्मूला जो है भूल जाते हैं. और जो एक नॉर्मल ये जो क्राइटेरियाज हैं कि नॉर्मल कब बोलेंगे, अंडरवेट कब बोलेंगे, ओवरवेट कब बोलेंगे, ओबेसिटी कब बोलेंगे, ये भूल जाते हैं. तो हमारा क्वेश्चन क्या था यहाँ पर? हमारा BMI क्या है? 28. अ पर्सन विद BMI 28 इज कैटेगराइज्ड एज. तो लेट्स सी.
28 हमारा कहाँ है, इसके बीच में। ओके, 25 से 29.9 तक जो है हमारा ओवरवेट बोलेंगे, और हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 28, तो 28 हमारे इसके बीच में आएगा। सो आवर आंसर इज ओबेस। द आंसर सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर 18.5 से नीचे है तो ये हो जाएगा अंडरवेट, और 18.5 से 24.9 तक है, दिस मीन्स दिस इज नॉर्मल, है ना। 25 पॉइंट्स टू 29.9 तक है तो ये हो जाएगा ओवरवेट। सॉरी, सो सॉरी, द करेक्ट आंसर इज ओवरवेट, एंड मोर देन 30 इज obesity. More than 30 is obesity. Let's make a correction. हाँ, overweight है ना, overweight है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर, overweight. The answer third is correct. A person with BMI 28, अगर किसी का BMI 28 है तो उसका आंसर आ जाएगा, तो उसको हम overweight बोलेंगे। नेक्स्ट, ड्रग यूज्ड इन मेडिकल अबॉर्शन। कौन सी ड्रग जो है ये मेडिकल अबॉर्शन में यूज़ की जाती है। तो ड्रग रिलेटेड जो है एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चंस तो आएंगे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो ड्रग ऑफ चॉइसेस है इनको याद कर ले, जो कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं उनको आप याद कर लें। और रूट आर वेरी इंपॉर्टेंट, और रूट भी आप याद कर लें। तो यहाँ पर क्या है, ये गायनेक ड्रग यूज्ड इन मेडिकल अबॉर्शन। मेडिकल अबॉर्शन दैट इज MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में हम 2 ड्रग्स यूज करते हैं, मीफेप्रिस्टोन एंड मिसोप्रोस्टॉल। मीफेप्रिस्टोन एंड मिसोप्रोस्टॉल। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन क्या है, फर्स्ट है लोपेरामाइड। लोपेरामाइड इज अ एंटी डायरियल ड्रग। लोपेरामाइड इज अ एंटी डायरियल ड्रग, ये डायरिया को कंट्रोल करने में हेल्प करता है एंड डायरिया से प्रिवेंट करता है। सो लोपेरामाइड इज अ एंटी डायरियल ड्रग। नेक्स्ट इज क्लोमिफेन। क्लोमिफेन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस टू इंड्यूस ओव्यूलेशन। मतलब कि कोई फीमेल है जिसके अंदर जो सारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं एंड हार्मोनल बैलेंसेस है, सब कुछ नॉर्मल है, बट ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से टू कंसीव करने में, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी को कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो वैसी कंडीशन में हम क्या है, ओव्यूलेशन इंड्यूस कराते हैं, क्योंकि जो हार्मोन्स हैं वो सारे नॉर्मल हैं, सारी चीज़ें नॉर्मल है, हमारे पास बस प्रॉब्लम ये है कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है फीमेल के अंदर, तो हमें ओव्यूलेशन कराना है। तो वहाँ पर हमारी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो होती है क्लोमिफेन। नेक्स्ट इज प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रोजेस्ट्रॉन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन, और प्रोजेस्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। तो यहाँ पे लोपेरामाइड जो है ये एंटी डायरियल है, क्लोमिफेन जो है ये ओव्यूलेशन इंड्यूस कराने में हेल्प करती है, प्रोजेस्ट्रॉन इज अ प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन और प्रेगनेंसी हार्मोन। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज मीफेप्रिस्टोन। मीफेप्रिस्टोन, द करेक्ट आंसर इज सेकेंड। ड्रग यूज्ड इन मेडिकल अबॉर्शन इज मीफेप्रिस्टोन। एज वी सी हियर, MTP में हम क्या करते हैं, मीफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टॉल यूज़ करते हैं। तो मिसोप्रोस्टॉल तो हमारे पास ऑप्शन में नहीं था, हमारे पास ऑप्शन में था मीफेप्रिस्टोन। सो द करेक्ट आंसर इज मीफेप्रिस्टोन। B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेसिफिक टेस्ट टू डायग्नोज गैस्ट्रिक अल्सर। कौन सा स्पेसिफिक टेस्ट है जो हम गैस्ट्रिक अल्सर को डायग्नोज करने में
स्पेसिफिक टेस्ट जो है हम गैस्ट्रिक अल्सर को डायग्नोस करने में हेल्प करेंगे. फर्स्ट इज एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, बेरियम स्वेलो स्टडी, एब्डोमिनल एक्सरे और एंडोस्कोपी. इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. इस क्वेश्चन का आप आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. और इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारे नेक्स्ट जो सीरीज़ है उसमें हम इस क्वेश्चन के आंसर को रिवील करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है. स्पेसिफिक टेस्ट टू डायग्नोस गैस्ट्रिक अल्सर, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, बेरियम स्वेलो स्टडी, एब्डोमिनल एक्सरे और एंडोस्कोपी. इन चारों में से क्या आंसर होगा ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रैकपॉट साउंड. क्रैकपॉट साउंड और मेस्वेन साउंड इज कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ. क्रैकपॉट साउंड और मेस्वेन साउंड जो है ये कौन सी डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक साउंड होता है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज स्पाइना बाइफिडा. स्पाइना बाइफिडा क्या होता है? स्पाइना बाइफिडा is a neural tube defect. Spina bifida is a neural tube defect. Neural tube defect है. This is caused due to lack of vitamin B12 to the mother during प्रेगनेंसी. टू दी मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब एक फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी उसके अंदर अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो उस कंडीशन में जो बेबी है, जो फीटस है, जिसका डेवलपमेंट हो रहा है उसके अंदर चांसेस हैं कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाए. और उसको एक टाइप का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को हम कहते हैं स्पाइना बाइफिडा. Next is meningitis. What is meningitis? Meningitis is inflammation of meninges layer. Inflammation of meninges layer. Meningitis. Inflammation of meninges layer. कौन कौन सी लेयर होती हैं? इफ यू गो फ्रॉम आउटर टू इनर, you have to remember DAP. If you go from outer to inner, you have to remember DAP. Dura, arachnoid and pia mater. तो अगर आप आउटर से इनर जाओगे तो आपको ऐसे याद करना है और अगर आप इनर से आउटर जाओगे तो आपको ऐसे याद करना है. दैट विल बिकम पैड. तो इस तरीके से आप मेनिंजेस की जो लेयर्स हैं ये आप याद कर सकते हो. इनका वर्क क्या होता है? मेनिंजेस की जो लेयर है इनका वर्क क्या होता है? दिस विल प्रिवेंट न्यूरॉन्स टू गेट डैमेज्ड. और क्या हमारा पाइलोरिक स्टेनोसिस. थर्ड ऑप्शन इज अवर पाइलोरिक स्टेनोसिस. पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है और मेनली सीन कहाँ पे देखते हैं? मेनली सीन इन चाइल्डहुड, है ना, बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है. इसके अंदर आप कैसे देखोगे? दिस इज, लेट मी मेक अ डायग्राम फर्स्ट. दिस इज ईसोफेगस, दिस इज स्टमक.
व्हेन यू विल सी, यहाँ पे आपको एक मिलेगा कार्डियक स्फिंक्टर और यहाँ आपको मिलेगा पाइलोरिक स्फिंक्टर। सो ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर ये थिक हो जाएगा। थिकनिंग ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर will leads to pyloric stenosis, will lead to pyloric stenosis। और पाइलोरिक स्टेनोसिस का जो मेन साइन है पाइलोरिक स्टेनोसिस का, दैट इज प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, दैट इज प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, मेनली सीन इन चाइल्डहुड। जब ज़्यादातर हमें बच्चों में देखने को मिलता है, ये हमारा ये ईसोफेगस, यहाँ पे क्या है, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है यहाँ इसकी थिकनिंग हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे पाइलोरिक स्टेनोसिस। और पाइलोरिक स्टेनोसिस का मेनली जो क्लिनिकल फीचर है वो होगा प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। सो हमने देखा स्पाइना बाइफिडा, मेनिंजाइटिस, ये भी नहीं है। So the correct option is hydrocephalus. The fourth answer is the correct answer. The correct option is hydrocephalus. हाइड्रोसिफेलस, हाइड्रोसिफेलस में क्या होगा, enlargement of ventricles of brain, enlargement of ventricular of brain। इसके कॉज क्या हो सकते हैं, क्यों enlargement हो रहा है? कॉज हो सकता है, पहला तो होता है हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव, दूसरा जो है ये हो सकता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव में तो मतलब कि कोई जो फ्लो है इस तरीके से वेंट्रिकल्स होते हैं। दिस इज द लेटरल वेंट्रिकल, ये लेटरल वेंट्रिकल्स है, दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल एंड दिस इज द फोर्थ वेंट्रिकल, दिस लेटरल, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल। तो ऑब्स्ट्रक्शन में क्या है, अगर यहाँ से इस तरीके से फ्लो है वेंट्रिकल्स का, तो यहाँ सपोज किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो सारा का सारा जो फ्लूइड है, जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, वो सारा यहीं पर फिल हो जाएगा और ये जो सेक्शन है इसका इनलार्जमेंट हो जाएगा। सो दिस विल लीड टू इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन विच विल कॉल हाइड्रोसिफेलस। बट एक नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होगा, यहाँ पर ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, बल्कि फ्लो में प्रॉब्लम आएगी। जो इशू होगा वो होगा फ्लो में, या तो फ्लो बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो प्रोडक्शन है यहाँ पर ये प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, या तो एब्जॉर्प्शन बहुत कम है, या तो यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है या एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, या तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है या एब्जॉर्प्शन बहुत कम है, जिसकी वजह से पूरा जो वेंट्रिकल्स है ये इनलार्ज हो जाएगा, पूरा वेंट्रिकल्स जो है ये इनलार्ज हो जाएगा, दैट विल लीड्स टू enlargement of brain which will cause hydrocephalus। तो what we see, obstructive and non-obstructive। obstructive में this is lateral ventricles, ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या है, यहाँ से प्रोडक्शन इज नॉर्मल, प्रोडक्शन इज नॉर्मल, बट ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से ये पूरा इनलार्ज हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन कहीं भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ जाएगा तो ये सेक्शन इनलार्ज हो जाएगा। बट नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होगा, दिस इज लेटरल वेंट्रिकल्स, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन कुछ नहीं होगा, जो फ्लो है फ्लो नॉर्मल है, लेकिन या तो यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है
कहीं पर भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से ये एरिया इनलार्ज हो गया है, या फिर एब्जॉर्प्शन लो है, या फिर एब्जॉर्प्शन लो है जिसकी वजह से फ्लूइड बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो गया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज हाइड्रोसेफेलस। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से एरिया बहुत इनलार्ज हो जाएगा, और जब हम इस एरिया को नॉक करेंगे इस तरीके से, जब हम टक टक करके नॉक करेंगे तो वहाँ पे क्रैकपॉट साउंड आएगा, जैसे मटके चटकने की आवाज़ आएगी उस तरीके का साउंड आएगा। दिस इज़ नोन एज क्रैकपॉट साउंड, और इसको ही हम मैसवेन साउंड के नाम से जानते हैं। सो हियर दिस इज हाइड्रोसेफेलस। नेक्स्ट इज postpartum hemorrhage is defined as vaginal blood loss more than। पहले तो हम ये देखेंगे यहाँ पर स्पेसिफाई किया है वजाइनल ब्लड लॉस, दैट मीन्स दिस विल इंडिकेट द डिलीवरी इज नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी। तो पीपीएच जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, और मैटरनल मॉर्टिलिटी का जो मेन कॉज भी है वो ही पीपीएच है। सो व्हाट इज पीपीएच? पीपीएच इज पोस्टपार्टम हेमोरेज। पीपीएच इज पोस्टपार्टम हेमोरेज। पीपीएच जो है दो टाइप के होते हैं, पहला है हमारा प्राइमरी एंड सेकंड इज सेकेंडरी। फर्स्ट इज प्राइमरी एंड द सेकेंड इज सेकेंडरी। प्राइमरी हम बोलेंगे लेस देन 24 आवर ऑफ डिलीवरी, एंड सेकेंडरी आफ्टर 24 आवर ऑफ डिलीवरी। लेस देन 24 आवर ऑफ डिलीवरी is primary and after 24 hour of delivery is secondary। कॉज क्या है इसके? कॉज को हम याद करेंगे 4T से। कॉज को हम याद करेंगे 4T से। टोन, टिश्यू, ट्रॉमा एंड थ्रोम्बस। दिस इज 4T। तो टोन में हमारा कैसे हो सकता है? अटोनिक यूट्रस हो सकता है, अटोनिक यूट्रस हो सकता है। टिश्यू में हमारा क्या हो सकता है? रिटेन बिट ऑफ प्लेजेंटा, रिटेन बिट ऑफ प्लेजेंटा। लेट मी टेक अ न्यू स्लाइड। कॉज, कॉज हमने याद किया 4T से। टोन, ट्रॉमा और थ्रोम्बस। टोन में हम देख सकते हैं अटोनिक यूट्रस, अटोनिक यूट्रस। टिश्यू में आ सकता है हमारा रिटेन बिट ऑफ प्लेजेंटा, रिटेन बिट ऑफ प्लेजेंटा। ट्रॉमा में आ सकता है एनी टाइप ऑफ इंजरी, एनी इंजरी ड्यूरिंग लेबर। और थ्रोम्बस में किसी भी तरीके का थ्रोम्बस फॉर्मेशन। इसमें भी जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है अटोनिक यूट्रस। मोस्ट कॉमन कॉज है वो है अटोनिक यूट्रस। सो व्हाट वी सी, पीपीएच जो है, व्हाट इज पीपीएच?
PPH इज पोस्टपार्टम हेमरेज, जिसमें हमारे 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हम बोलेंगे फ्रॉम द टाइम ऑफ डिलीवरी टू 24 आवर एंड आफ्टर 24 आवर इज सेकेंडरी। कॉज क्या है? कॉज को मैथ करेंगे 4T से, टोन, टिश्यू, ट्रॉमा और थ्रोम्बस। टोन भी जो है वो हो सकता है अटोनिक यूट्रस। अटोनिक यूट्रस जो है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ PPH, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ PPH। और ब्लड लॉस अगर हम देखें तो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में मोर देन 500 ml, LSCS में, या फिर हम इसको LSCS नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सी सेक्शन, है ना, सी सेक्शन में मोर देन 1000 ml वी विल कॉल PPH। तो व्हाट इज आवर क्वेश्चन? पोस्टपार्टम हेमरेज इज डिफाइंड एज वजाइनल ब्लड लॉस मोर देन, तो 1000 तो हमारा सी सेक्शन में है, 200 ml इज नॉट द ऑप्शन, 400 ml इज नॉट द आंसर। सो आंसर थर्ड, मोर देन 500 ml in normal vaginal delivery is considered as PPH। तो हेयर यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। अगर आपको क्वेश्चंस इफेक्टिव लगे एंड इफ यू वांट मोर सीरीज लाइक दिस, डू कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन, like, share and subscribe the channel and share the video. Thank you very much.